जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है आदित्य सत्संगी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू आदित्य फॉर जी, इनवाइटिंग मी वेस्ट एशिया और में दर्शकों को सलाम। बहुत धन्यवाद। वेस्ट एशिया में अभी भी जो स्थिति है लगातार गंभीर बनती जा रही है, और ईरान के साथ जो इसराइल और अमेरिका की ये वॉर है उसको लेकर रशिया और जो चाइना है उन्होंने खुलकर बात की और कहा कि इसराइल को और अमेरिका को सीधा उन्होंने निशाना बनाया, जिसपे यूएस डिफेंस चीफ ने कहा है कि ये दोनों जो है नॉन फैक्टर्स हैं। जब बात आती है ईरान के अगेंस्ट वॉर की, वॉशिंगटन के जो फैसले हैं उस पर वो कोई सवाल नहीं उठा सकते। किस तरह से देख रहे हैं आप? कहीं ना कहीं पहले ये उम्मीद नहीं लग रही थी कि रशिया और चाइना जो है खुलकर आएंगे, और इनफैक्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुका है और ईरान ने सिर्फ चाइनीज शिप को इजाजत दी हुई है वहां से गुजरने की, सबके ऊपर रोके। तो ये सारी चीजें जितनी आगे बढ़ रही है, किस तरह से आप देख रहे हैं किधर जा रहा है ये सारा कुछ? देखिए, चाइना ने एक्चुअली में हेल्प किया है ईरान को। रशिया ने भी इतना हेल्प नहीं किया जितना चाइना ने किया। तो ईरान का डिपेंडेंस ऑन चाइना विल बी ऑलवेज हायर देन रशिया इन टुडे सिनेरियो, क्योंकि रशियंस ने हमेशा दोनों साइड खेला है। बिकॉज 2 million Israelis are Jewish of Russian origin. In fact, in Israel, Russian language is the second highest spoken language after Jewish language. कि उनके जूश की लैंग्वेज है, जुडाइज्म। तो तो ईरान नेचुरली ट्रस्ट चाइना मोर देन रशिया। ईरान की डिपेंडेंस चाइना पे बहुत ज्यादा है। आपको याद होगा, भारत का चाबहार पोर्ट और रेल लाइन, ऑल दो थिंग्स उन्होंने रिजेक्ट किया था बेस्ड ऑन चाइनीज इंसिस्टेंस। और चाइना उनके लिए बहुत ही डिपेंडेबल पार्टनर होकर आए हैं कि जितनी भी मिलिट्री सक्सेस आप देख रहे हैं ईरान की इस समय, वो चाइनीज सैटेलाइट्स की वजह से, एंड ऑल्सो ईरानियन सैटेलाइट्स। और ईरानी सैटेलाइट्स और मेड विद चाइनीज हेल्प। इनफैक्ट ईरानी जो उनका फेमस ड्रोन है, शाहिद ड्रोन, शाहिद 139, दैट इज कॉपीड बाय द वेस्ट ऑल्सो। उसको लूकास बोलते हैं अमेरिका में। दैट इज ऑल्सो कॉपीड बाय द रशियंस। उसको वो वीगन बोलते हैं, वेगन और वीगन बोलते हैं। सो तो उनका, आई थिंक इट हैज बिकम द AK-47 ऑफ ड्रोन्स लाइक। जितनी पॉपुलर है वैसी बन गई है वो भी। सो पीपल आर कॉपिंग देयर डिजाइन। तो इसलिए जैसे उनके जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, इतने लार्ज स्केल में जो उन्होंने यूज किया है, दैट हैज बिकम अ रोल मॉडल फॉर ऑल द अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी बड़ी संख्या में नहीं है, and they have produced and they have tested it and their accuracy has been proved. May not be as accurate as BrahMos और भारत का जो नेवल डिजाइन है, नेवल HL डिजाइन से हम जो बोलते हैं उसको, not may not be as accurate as that, but pretty accurate without GPS. Mind you, it's not GPS. It uses Baidu's navigation system. देखिए क्या होता है कि जब मिलिट्री सक्सेस ऑन द बैटलफील्ड होती है, सब कुछ बदलता है आसपास। अमेरिका ने और इसराइल ने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इस तरह रिएक्शन होगा। कि टेकिंग द एंटायर गल्फ काउंसिल्स और सब सारी कंट्रीज पे अटैक करना, एंड पिन पॉइंट अटैक, मतलब इंटेलिजेंस इनपुट इनके बहुत ज्यादा है। पिन पॉइंट अटैक। और उसकी वजह से, जो उनकी वजह से जो है, द रिएक्शन टाइम ऑफ अमेरिकन एंड इजरायली फोर्सेस इज वेरी लेस नाउ। तो अगर उन्होंने अटैक किया तो द रिएक्शन ऑफ ईरानी रिएक्शन इज वेरी इमीडिएट। जैसे वो, अगर आप देखें टोटल काउंट करें मिसाइल्स, तो इसराइल के ऊपर उन्होंने करीब 900 मिसाइल्स दागी हैं। 900 बहरीन के ऊपर, यूएई के ऊपर, और इस पूरे गल्फ के एरिया के ऊपर, क्योंकि सारी कंट्रीज एक ही लैंड मास पर है। तो उसके ऊपर उन्होंने करीब 1500 मिसाइल दागी हैं अभी तक। तो 2300 मिसाइल्स। और उसमें कितने टारगेट्स हैं? जस्ट इमेजिन कि 2300 मिसाइल्स में 450 टारगेट्स एक्यूरेटली हिट। और
ऑल 9 अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पे अटैक किया साइमल्टेनियसली, इंक्लूडिंग अल उदैद बेस और बहरीन बेस के रडार्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। दिस इज अ ह्यूज मिलिट्री सक्सेस फॉर देम। और उसके कंपैरिजन में अगर आप अमेरिकन फोर्सेस का देखें, अमेरिकन फोर्सेस हैव लॉन्च्ड क्लोज टू 23,000 sorties, 23,000 sorry bombs they have deployed, not sorties, bombs they have deployed, जो डाले हैं उसके ऊपर। लेकिन उसके बाद भी पूरी की पूरी मिलिट्री कैपेसिटी सेम, because Americans are not targeting rockets, Americans are targeting launchers. So despite heavily targeting launchers with civilians areas पे भी, क्योंकि इन्होंने अपने launchers को civilian area में छुपाया हुआ है, with that also Iran has succeeded. So the history always glorifies the weaker opponent, not the stronger opponent. Okay? कि अगर कुछ जैसे दो बड़ी सेनाएं हैं, तो छोटी सेना अगर कुछ बड़ा काम करती है, इट हैज मोर अचीवमेंट देन द बिग सेना। ये नॉर्मल रोल है दुनिया का। जैसे हम पांडवों कौरवों के बीच में देखते हैं, कौरवों की 70% सेना है, तो देयर एफर्ट्स आर अप्रिशिएटेड मोर। सेम वे हियर, ईरान का अप्रिसिएशन इज मोर, क्योंकि कोई एक देश तो खड़ा हुआ जो अमेरिका के विरुद्ध खड़ा हुआ, और डर के बिना खड़ा हुआ। 20 मिलिट्री सक्सेस है की वजह से अमेरिका, द फर्स्ट सीज फायर रिक्वेस्ट वाज अमेरिका थ्रू ओमान, जिसको ईरान ने रिजेक्ट किया। उसके बाद ट्रम्प बोल रहे हैं कि विल डू मल्टीचेस। टू कम बैक टू योर, जो भी मिलिट्री डेस्परेशन देख रहे हैं इस समय अमेरिका का, दैट इज बिकॉज कि अब उनको ये मालूम नहीं है कि व्हाट इज गोइंग टू वर्क। पहले क्या होता था, हम B1 भेजेंगे, हम B2 भेजेंगे, फिर हम F-35 भी गिरा है ईरान ने, 135 F-35। तो उस पे इसराइल ने बोला हमारा नहीं है, अमेरिका का है, हमारा नहीं है, अमेरिका का है। तो प्लेन F-35 है। तो so that means F-35, F-15, F-16, B2, अभी B1 bomber is a, so B2 is supersonic, B1 is also to some extent supersonic. That means कि उनके एयर डिफेंसेस हैव बीन डिप्लीटेड। लेकिन मुझे चाल लगती है ईरान, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि चाल लगती है, बिकॉज अगर वो कंटिन्यूअसली हाइपरसोनिक फेंक रहे हैं अभी तक, देन हाउ कैन नॉट दे डिफेंड देयर एयर डिफेंस, गायब कैसे हो सकते। यहाँ पे रशियन की हेल्प उनको बहुत मिली है S-300 की, और HQ-9 भी है वहाँ पे, बाय द वे। Some missiles are being thrown using HQ-9, thrown using, तो ये देख रहा है कि what will happen when the B2 bombing begins. Or this is the last start of Trump. Okay, after this is only ceasefire. There is nothing after this. तो लेकिन ईरान के अटैक चलते रहेंगे, बिकॉज अमेरिका और इसराइल ने दो ग्रुप ऑफ लीडरशिप बनाई है ईरान की, टू ग्रुप्स। द फर्स्ट वन वाज खुमैनी वाला, सेकंड इज सक्सेशन, शायद थर्ड, they have appointed the third leader now, supreme leader now. Second is also gone. Yes. नहीं आदित्य जी, उस पे अभी मीडिया में रिपोर्ट ये आ रही है कि जिस तरह से इजराइल का ये नैरेटिव आया सामने के जो मुश्तबा खामनेई है वो भी हमले में जा चुके, जबकि अब ये कंफर्म हो गया है कि IRGC के दबाव में अब मुश्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर चुना जा चुका है और उन्हीं की लीडरशिप में सारी चीजें हो रही हैं। ये अपडेट है। पहले ये नैरेटिव बनाया गया ताकि लोगों का, जो वहां की सेनाएं हैं और उनका जो भी उनके जो अलायंसेस है, जो उनके लिए प्रॉक्सी कहे हैं, जो भी कहे, वो काम करते हैं, उनका मनोबल टूटे, इसलिए ये खबर इनिशियली फैलाई गई, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अब रिपोर्ट्स कंफर्म हो चुके हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि क्लैरिटी जब तक आप मुझे बता रही हैं, तो यू टोटली राइट, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि सेकंड भी चला गया है, फिर प्रेसिडेंट अहमद नेजाद भी चले गए, लेकिन वो भी है, वो भी अभी उनको मारा नहीं गया। तो आई नो देयर विल बी लॉट ऑफ
इधर का ट्रेम, और आपको मालूम ही है कि वेस्टर्न मीडिया कंट्रोल्स द नैरेटिव, तो कुछ भी बोल सकते एग्जैक्टली हैं वो। अभी साइकोलॉजिकल और इंफॉर्मेशन दोनों वॉरफेयर चल रही है जिस तरह से चीजें हो रही हैं। Yes. तो जितना ज्यादा दुनिया को पता नहीं लगे उतना फायदा ईरान को होने वाला है, बिकॉज व्हेन यू मेक स्ट्रेटेजीज ऑन योर लाइज, तो लाइज ही सच लगना शुरू हो जाता है। वो अमेरिका को लग रहा था हमने इनको मार दिया है वेनेजुएला के, एंड एवरीथिंग विल बी ओवर, बट द काइंड ऑफ रिएक्शन व्हिच दे हैव सीन, तो नाउ दे नो कि नथिंग इज ओवर। और अभी तो बात चल रही है, इजराइल बात कर रहा है अप्रैल तक कैंपेन चलेगा, शायद 8 महीने भी चल सकता है। अमेरिका अमेरिका का जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अप्रूवल मांगा है, वो मांगा है 4 और 5 हफ्ते का, बट उसके बाद वो एक्सटेंड करेंगे, जैसे इराक वॉर में एक्सटेंड हुआ था। इराक वॉर में 5 5 हफ्ते का एक्सटेंशन हुआ था, अभी भी 4 5 5 5 हफ्ते का एक्सटेंशन होगा, क्योंकि जब तक इसराइल डजंट बिकम सेटिस्फाइड तब तक ये चलता रहेगा, तब तो नहीं रुकेगा ये। और एक छोटा सा एक्सप्लोजन भी हुआ था 4.3 रिक्टर स्केल का, अगर आपको याद हो, आलू बम वाले एक्सप्लोजन पाकिस्तान में, सारे 4.2 थे, 4.2 4.3 4.0, मतलब ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, छोटा न्यूक्लियर वेपन। सो दे हैव टेस्टेड वन इन द नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स ऑफ ईरान। तो इसीलिए पाकिस्तानी बेसेस बिकम मोर इम्पोर्टेंट फॉर अमेरिका देन एनी अदर बेस, क्योंकि वहां से आप नॉर्दर्न एक्सिस की तरफ अटैक कर सकते हो। सो दिस वॉर मे एक्सटेंड, और यहाँ पे अगर भारत ने इस समय अटैक कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, देन इट्स ए लेकिन गेम ओवर। अभी आदित्य जी जो जिस पॉइंट पे अभी आप जा रहे हैं भारत पाकिस्तान को लेके, क्योंकि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जरदारी कह रहे हैं कि भारत जो है तैयारी कर रहा है एक और युद्ध की, और प्रधानमंत्री सॉरी भारत की तैयारियां देखी, यहाँ पर हमारे रक्षा मंत्री का बयान देके कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। तो क्या ये इधर भी आ सकती है ये आग? भारत के लिए बड़ा इंटेलिजेंट, देखिए, अगर भारत और इसराइल दोनों ही चाहते हैं कि अमेरिका यहाँ पे ना रहे, और द बेस्ट वे टू रिमूव अमेरिकन बेसिस वाज व्हाट ईरान हैज डन। तो और ये समय ऐसा है भारत के लिए कि अगर वो अभी एक्शन नहीं लेगा तो उसको फ्यूचर में कोई चांस नहीं मिलेगा। इसलिए इस समय अगर एक्शन लेता है तो क्विड प्रो quo है, मतलब कि आप ईरान को उतना ही बर्बाद कर सकते हो जितना हम लोग चाहते हैं, पूरा नहीं कर सकते। इट शुड नॉट बिकम अफगानिस्तान, इट शुड नॉट बिकम इराक, है ना। और तो इसमें और भारत ईरान के भी साथ है, भारत इसराइल के भी साथ है, भारत गल्फ और कोऑपरेशन काउंसिल के भी साथ है, मींस चेकमेट फॉर पाकिस्तान। तो तो इसलिए ईरान को बोला होगा कि आप इस तरफ मत आना, ये हमारा शिकार है, आप उधर तक ही रहो, ये हमारा शिकार है। लेकिन अमेरिकन बेस इन बलूचिस्तान, जहां से B-52 उड़ने वाले हैं, B-52 और ड्रोन उड़ने वाले हैं, वो उसको भारत टच नहीं करेगा, भारत नॉर्थ साइड में फोकस करेगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म होने की कगार पे है, शायद इस साल के अंत से पहले खत्म हो जाए। वो चल कि ऑपरेशन इसलिए चल रहा है कि अभी तक जो है सारा प्रिपरेशन चल रहा है। प्रिपरेशन मीन्स कि अभी जो है स्टेप बाय स्टेप सारी कंट्रीज जो मिलकर दे वांट टू मेक श्योर, भारत एटलीस्ट भारत मेक श्योर कि जो भी चीज चाहिए सिंधु 2.0 के लिए वो कंप्लीट हो, क्योंकि स्केल बड़ा रखने वाले हैं, क्योंकि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान, सेंट्रल एशिया, मतलब नक्शे बदलने की बारी है इस समय। तो इसलिए स्केल बड़ा रहेगा भारत का, और वो अमेरिका वाली मिस्टेक नहीं करेगा, बिकॉज वो अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा है पाकिस्तान को, बिल्कुल भी नहीं। तो पाकिस्तान को भी मालूम है वी आर नॉट अंडर एस्टिमेटिंग देम। और अ, एक चीज और भी है कि जिस तरह भारतीय पोर्ट्स पे अमेरिकन शिप्स आ रहे हैं अभी तक, जैसे यूएसएस अब्राहम लिंकन रिपेयर हो रहा है भारत के अंदर से। सो वो पुराना लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट है भारत का, अभी का नहीं है, ये 7 8 साल पहले साइन हुआ था अमेरिका के साथ। सो उस एग्रीमेंट के अंतर्गत ओनली इन द सिविलियन पोर्ट्स अमेरिकन शिप्स कैन रिफ्यूल एंड कैन बी रिपेयर्ड, जैसे कोचीन शिपयार्ड है, या कोई ऐसे सिविलियन जो पोर्ट्स है वहां पे होगा। तो इट इज बीइंग रिपेयर्ड, तो मतलब वो हिट भी डायरेक्ट था।
विच इज अ बिग डील फॉर वर्ल्ड ओवर कि यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर को 4 मिसाइल्स लगी हैं बड़ी वाली, सो दैट इज डिसफंक्शनल नाउ। तो ये सब चीज चल रहा है, तो आई सी दैट कि अगर भारत अपने प्रोग्राम पे फोकस करता है सिंदूर के ऊपर, तो अमेरिका को उस ऑपरेशन से पहले अपने ऑपरेशन रोकने पड़ेंगे लॉजिकली। इसका मतलब ये है कि अगर भारत बोलता है कि इस विंडो में हम शुरू करने वाले हैं, तो देन ईरान इजराइल वॉर विल स्टॉप और पॉज, इवन दो दे डोंट वांट इट। तो शायद एक अल्टीमेटम उनके पास भी होगा, इस तारीख से पहले आप खत्म कर दीजिए। ईरान को बोला होगा, इसराइल को भी बोला होगा, आप इस तारीख से पहले खत्म कर दीजिए। आपको याद होगा मोदी जी के मिलने के बाद ही नेतन्याहू ने प्रोग्राम शुरू किया, और भारत का सिंदूर शुरू होने से पहले वो प्रोग्राम खत्म होना चाहिए। लेकिन एक गलती बहुत बड़ी कर दी वेस्ट ने, आई थिंक वो भारत ने एंटिसिपेट ही नहीं किया होगा कि उनके सुप्रीम लीडर को हटाने की कोशिश कर दिया। दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट दे हैव डन। तो अब ईरान वो पूरा जैसे वो जो फेक न्यूज फैलाई थी, सारी लड़कियां आजादी चाहती है, सारे वीडियोस बन रहे थे यूरोप में, अमेरिका में, किसी और कंट्री में, लॉट ऑफ अट्रॉसिटीज हैव हैपेंड, लेकिन उस स्केल पे नहीं हुआ जिस तरह वेस्टर्न मीडिया में दिखाया गया। और और मोस्ट ऑफ द राइट्स वर कॉज्ड बाय पाकिस्तानीज ओनली, पाकिस्तानीज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ द वेस्ट, वो किया था। एक्सेप्ट द कुर्दिस्तान रीजन ऑफ ईरान, वो उधर जेन्युइन ग्रीवेंस है, क्योंकि वहां पे जो कुर्दों के साथ किया है, दैट्स नॉर्थ वेस्ट ईरान इज अ जेन्युइन ग्रीवेंस एरिया। और ईरान ने टर्की पे भी अटैक किया है, टर्की अमेरिकन बेसिस ऑन टर्की, जिसको टर्की ने डिफेंड नहीं किया, टर्की ने होने दिया अटैक्स क्योंकि अमेरिकन बेसिस पे थे। तो इजराइल हैज टेकन नोट ऑफ टर्की, तो लेबनान, फिर टर्की, फिर तो ईरान के बाद अगर किसी देश का नंबर आएगा वो होगा टर्की। और पाकिस्तान को भारत के लिए छोड़ दिया कि पाकिस्तान यू टेक केयर ऑफ इट, इंडिया विल टेक केयर ऑफ यू। तो ये ओवरऑल जियो पॉलिटिक्स दिखती है। एंड आप एक बात और अगर ठीक से देखें कि ये समय नक्शे बदलने का समय है, ये समय भारत को अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को दिखाने का समय है, और तीसरा है ये समय है अमेरिका को विड्रॉ करने का मिडिल ईस्ट से। अब डॉलर नहीं रहा, पेट्रो डॉलर नहीं रहा। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ये जो अभी महायुद्ध है ये ऐतिहासिक है, और यहाँ से जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने की जो चर्चाएं हैं उसकी शुरुआत हम कह सकते हैं, और एक रीसेट होगा जहां पर हम पूरे वेस्ट एशिया से अमेरिका की विदाई देख पाएंगे पूर्णता। ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये रीसेट तो है ही, बिकॉज अमेरिका को पैसा नहीं है। बेसिक थिंग इज दे डोंट हैव मनी टू मेंटेन बेसिस। तो दूसरे ने काम अच्छा कर दिया, तो मेरे हिसाब से रफली दे हैव लॉस्ट $200 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, नॉट 2, 10, 20, कुछ नहीं, 200। मैं पूरी क्यूमुलेटिव प्राइस देख रहा हूँ इतने सालों की, तो विच इज $200 बिलियन का रेवेन्यू उन्होंने, सॉरी, द इन्वेस्टमेंट को लूज किया है। और अब आई थिंक अमेरिका को अमेरिका पर ही फोकस करना पड़ेगा, नॉट ऑन अदर कंट्रीज। तो इस इंसिडेंट के बाद से मल्टीपोलर वर्ल्ड तो हो ही गया, बिकॉज स्टेट मिलिट्री फाइट में ईरान हैज डिफीटेड, तो ईरान विल बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन दैट रीजन अदर देन इंडिया एंड इजराइल। अब ये देखना है कि इजराइल और ईरान में अब कभी दोस्ती तो होने वाली नहीं है, दैट इज रूल्ड आउट, कंप्लीटली रूल्ड आउट। ये परमानेंट एनमिटी पे आ चुका है। और इजराइल की गड़बड़ी क्या हो गई कि जोश में उन्होंने होश खो बैठे इस बार। अभी तक क्या होता था मेरे हिसाब से, अगर वो उनको जिंदा रखते उनके सुप्रीम लीडर को, तो दे वुड हैव बीन अ चांसेस ऑफ पीस। लेकिन आपने जो भी उनका जो मानते हैं उसका रिस्पेक्ट किए बिना आपने जो एक्शन लिया है, नाउ द एनमिटी इज गोइंग टू बी मच वर्स। जैसे कि ईरान ने कॉल आउट किया है ऑल कंट्रीज में, ऑल उनके जितने भी एजेंसीज हैं, मतलब टेरर ग्रुप हो या नॉन टेरर ग्रुप हो, सबको बोला है कि वेस्टर्न टारगेट से फुली छूट दे दी, बिकॉज दैट इज देयर 32nd ब्रिगेड, दैट इज अ 32nd एजेंसी।
32वें 31 उनके कमांडर्स हो गए, 32nd वॉज दिस। तो अभी अमेरिका के अंदर रेड अलर्ट, मैं एयरपोर्ट पे देख रहा हूँ इस समय, ये द अमाउंट ऑफ पुलिस आई हैव सीन द एयरपोर्ट इज जस्ट फिनोमिनल। सब शॉटगन्स लेके घूम रहे हैं, इसका मतलब ये है कि खतरा ज्यादा है। शॉटगन की और बर्स्ट बिल्कुल फायरिंग। खतरा है पूरे अमेरिका में। देख ही रहे हैं कि वहां पर सिक्योरिटी, जिस दिन से ये वॉर हुई है वहां पर लोकल सारा पुलिस की तैनाती है, सारी चीजें देख रहे हैं। लेकिन आदित्य जी, यहाँ से अब अमेरिका जो है ओमान के थ्रू उसने सीज फायर की बात तो की, लेकिन अब अगर ईरान के लिए देखें तो ईरान तो उनके टारगेट पर नेतन्याहू है, साथ ही साथ इसराइल और यहाँ पे अमेरिकन जो बेसेस है उनको लगातार वो निशाना बनाए हुए हैं। कहीं से भी ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो और यूएन की बात करें तो यूएन ने कहा है कि यूएन चार्टर का वायलेशन किया है इसराइल, अमेरिका और ईरान तीनों ने। तो क्या आगे हम देखेंगे इसमें? लंबा चलने वाला है, क्योंकि नेतन्याहू भी कह रहे हैं कि हाँ ये लंबा चलेगा, लेकिन ज्यादा बहुत लंबा नहीं चलेगा। इधर प्रेसिडेंट ट्रम्प भी कह रहे हैं कि आप जैसे कि आप बता रहे हैं कि 4 हफ्तों का अप्रूवल ले रहे हैं। लेकिन क्या दोनों ही ये लंबा युद्ध अफोर्ड कर सकते हैं जिस तरह की इकोनॉमीज इसराइल और अमेरिका की है? ईरान के फेवर में लंबा युद्ध है, सिर्फ ईरान लंबा युद्ध लड़ता है उसके फेवर में। अमेरिका इजराइल अगर लंबा युद्ध लड़ते हैं उनके उनके फेवर के अगेंस्ट जाएगा, तो ट्रम्प भी लूज कर जाएंगे इलेक्शन, नेतन्याहू भी लूज कर जाएंगे इलेक्शन। और नेतन्याहू की तो जान को बहुत खतरा है, बिकॉज लोकल इसराइलीज ऑल्सो डोंट लाइक उनकी कंट्री के। और तो आई सी कि ये युद्ध लंबा जितना चलेगा उतना ईरान के लिए बढ़िया है, जितना छोटा होगा उतना इनके लिए बढ़िया है। अमेरिका का इतिहास तो मालूम ही है, वियतनाम में हेलीकॉप्टर से भागे थे, अफगानिस्तान में प्लेन पे लोग लटक के भागे थे। तो उनका ये तो ट्रैक रिकॉर्ड है उनका हमेशा। अमेरिका हैज ओनली फेस डिफीट इन एशिया, नॉट अदर कंट्रीज। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड तो है अमेरिका। सो आई थिंक जितना लंबा चलेगा उतना ही अमेरिका को हेलीकॉप्टर में भागना पड़ेगा इस वजह से। बिल्कुल। और लेकिन आदित्य जी, अब यहाँ पर भारत को लेकर अगर हम डोमेस्टिकली बात करते हैं तो जहाँ पर जो पॉलिटिकल ग्रुप है, जो यहाँ पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि भारत चुप है, भारत चुप है। भारत क्या भूमिका अभी फिलहाल निभा सकता है? आपको लगता है कि भारत पीस मेकर बन सकता है इस पूरे उसमें? मोदी जी इज द ओनली लीडर इन द वर्ल्ड हु कैन क्रिएट पीस। जयशंकर जी ने बात करी इजरायली फॉरेन मिनिस्टर से, एज वेल एज ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से, राइट। तो यूएन के जी सिक्योरिटी, यूएन के जो इनके एम्बेसडर उनसे ही बात करी जयशंकर जी ने। तो इंडिया इज द ओनली कंट्री विच इज ओपन चैनल्स विद ऑल द कंट्रीज इन द रीजन, इंक्लूडिंग यूएसए एंड इजराइल। तो द ओनली कंट्री विच कैन मीडिएट इज इंडिया, नो अदर। उसका साइज भी बड़ा है, इन्फ्लुएंस भी ज्यादा है, एंड इट इज नॉट ए वॉरिंग पार्टी। ईरान ने डायरेक्टली इंडिया को थ्रेटन कुछ नहीं किया। दे ट्राई टू प्ले गेम्स विद इंडिया। उन्होंने इंडिया का टैंकर कैप्चर किया, ओके। इंडिया ने उनके 4 टैंकर कैप्चर कर लिए, ओके। सो दे ट्राई टू प्ले गेम्स विद इंडिया। तो इंडिया ने दिखाया मिलिटरीली कुछ कर नहीं सकते वो। और क्या होता है कि इंडिया और ईरान का कभी डायरेक्टली लड़ाई हुआ नहीं है कभी भी। इट हैज बीन डन थ्रू पाकिस्तान। तो अगर ईरान को पीटना होता है इंडिया को, तो इंडिया पाकिस्तान की पिटाई करता। और अगर पाकिस्तान के थ्रू इंडिया में ट्रेवल कराना होता है तो ईरान यूजेस पाकिस्तान। तो पाकिस्तान वाज अ माय मीडियम। इस बार पाकिस्तान की औकात नहीं है, तो ईरान और इंडिया विल नॉट डायरेक्टली फाइट, क्योंकि वो फ्रंट उनके लिए बहुत डेंजरस हो जाए। बिकॉज हम लोग वैसे ही सोचते हैं तो हमारी कैपेसिटी ज्यादा है। ईरानी अलग तरीके से सोचते हैं, एंग्लो सैक्सन के लोग बुद्धू होते हैं, वो थोड़ा कम सोच पाते हैं। तो वो टिकड़मबाजी में नहीं लगते, सीधा सीधा लड़ाई में घुसते हैं। ईरान वैसे नहीं सोचता, ईरान भारतीयों के जैसे सोचता। तो इसलिए ईरान भारत से नहीं लड़ेगा, बिकॉज आई एम जस्ट एनालाइजिंग फ्रॉम द माइंडसेट पर्सपेक्टिव। क्योंकि अगर वो शतरंज के अच्छे खिलाड़ी हैं तो शतरंज तो भारत में ही बना था, और नाम शतरंज फारसी है। भारत का नाम तो चतुरंग है, चतुरंग से शतरंज बना। सो तो जो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, तो मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन तो भारत के साथ नहीं है, एज लॉन्ग एज वो कोई ऐसी गलती ना कर दे कि भारत की किसी शिप पे अटैक कर दे। अगर ईरान ने ऐसा किया, देन दे विल फेस द फ्यूरी ऑफ द इंडियन नेवी। तब वो नहीं बच सकते, बिकॉज इंडिया हैज अ सिमिलर काइंड ऑफ मिसाइल्स लाइक ईरान।
और एंड मोर एक्यूरेट एंड मोर पावरफुल, और बड़ी संख्या में, उनसे भी ज्यादा संख्या में। और तो इसलिए मिलिटरली तो मुझे कोई कॉन्फ्लिक्ट दिखाई नहीं देता। इसीलिए मोदी जी या करंट इंडियन गवर्नमेंट, जयशंकर जी इज द मोस्ट सुटेबल पर्सन टू मीडिएट। और मुझे यही लगता है कि इन द एंड नेतन्याहू को फोन करना पड़ेगा, ट्रम्प को फोन करना पड़ेगा, हमको बचा लो इंसल्ट से। क्योंकि अगर विड्रॉ भी करना पड़ेगा तो थोड़ा इज्जत लेके विड्रॉ करें ना, क्योंकि ईरान ने तो उनको इज्जत का फलूदा निकाल दिया है इस समय। तो तो मिलिटरली एग्जिट के लिए उनको भारत के ऑफिसर की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। कोई और और यहाँ कोई और पे कंट्री नहीं कर सकता। यस। बिल्कुल, क्योंकि भारत के अलावा भारत की प्रधानमंत्री की बात करें या फिर भारत के सभी देशों के साथ रिश्तों की बात करें, तो भारत तो उस किरदार में है जो जो इस भूमिका को निभा सकता है, और वो सारी चीजें हमें नजर भी आ रही है, क्योंकि अब तक जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उस सब पे भारत जितने सटीक टिप्पणियां कर रहा है, जिस तरह से भारत का रिएक्शन आ रहा है, उसमें भारत ने एक भी देश की तरफ कोई पड़ला या अपना झुकाव नहीं दिखाया है, जो कि अभी तक न्यूट्रल पोजीशन पे भारत है। अब देखते हैं कि आगे इस पूरे महायुद्ध में कब हम शांति आते हुए देख सकते हैं, क्योंकि फिलहाल तो ईरान और इजराइल अमेरिका में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, और ईरान की तरफ से जो आक्रामक ये कार्रवाई है, इसकी शायद उम्मीद अमेरिका और इजराइल ने की नहीं थी, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि शायद जो प्रोग्राम अमेरिका और इजराइल ने सोचा होगा कि एक दिन में निपटा दिया जाएगा, वो आज 5 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं और ये चलता जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि एक्चुअली मैं शांति आए, क्योंकि एग्रेसर यहाँ पे ईरान नहीं है, एग्रेसर इजराइल है। ईरान डिफेंड कर रहा है। जी अब बिल्कुल। अब देखिए, अब लेकिन अमेरिका तो कह रहा है कि इनफैक्ट पीट हेगसेक ने कहा है कि ईरान ने लड़ाई शुरू की थी न्यूक्लियर की, और इसका अंत हम करेंगे। अब पता नहीं कौन अग्रेसर है कौन। पीट हेगसेक को तो अमेरिका में लोग सीरियसली नहीं लेते। पीट हेगसेक तो वो ना सड़क का कोई छाप, सड़क छाप कोई डिफेंस सेक्रेटरी है, पुशअप लगाता रहता है। उसे लगता है कि पुशअप लगाने से दिमाग चलना शुरू हो जाता है। नहीं, जैसे लोग सोचते हैं ना ये बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, ऐसा लोग सोचते हैं। ऐसे उसको लगता है कि पुशअप लगाने से अमेरिका के साथ ज्यादा मिसाइलें बन जाएंगी। राइट, टोटली नॉनसेंस। तो इसलिए उसको तो अमेरिका में भी सीरियसली नहीं लेते, तो व्हाई वर्ल्ड शुड टेक हिम सीरियसली। खैर जो भी है, हर तरफ हम देख रहे हैं कि वो तो सिविलियंस। एंकर था ना, न्यूज एंकर था ना, न्यूज एंकर। न्यूज एंकर बोलिए, एक्टर बोलिए, और फिर उसने अपने जनरलों की बेइज्जती करी उसने। तो विच जनरल टेक्स हिम सीरियसली? जब पेंटागन का चीफ बोल रहा है हमारे पास म्यूनिशन नहीं है, ये बोलता है हमारे पास सब कुछ है। एंड ये अभी आपने एक देखा नहीं वीडियो, यहाँ पे ट्रम्प इसको डांट रहे हैं कि तुम्हारी तैयारी नहीं थी, तुम तब भी घुस गए ईरान के अंदर, यू हैड नो एम्यूनिशन। तो ट्रम्प को झूठ बोलना पड़ा, वी हैव एम्यूनिशन फॉर अनलिमिटेड डेज। तो ट्रम्प हैज स्कोल्डेड हिम आल्सो। वो तो है, क्योंकि फिलहाल जिस तरह से ईरान ने आक्रामक कार्रवाई की है बदले की, ऐसे में अमेरिका और इसराइल दोनों ही की स्ट्रेटेजी जो है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है, और ये वॉर खिंचती जा रही है। ओमान ने मीडिएशन का ऑफर किया है, जो कि ईरान ने रिजेक्ट कर दिया। आप देखिए कि कब तक हम शांति आते हुए देख सकते हैं, क्योंकि जितना लंबा युद्ध चलेगा उतना ही ग्लोबल सिक्योरिटी की बात करें या फिर इकोनॉमी की बात करें, वो उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उम्मीद करते हैं जल्द शांति आए। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।